देश किसानों को सैल्यूट तो करता है, पर क्या उनकी इनकम सैल्यूट करने योग्य बनाई गई है? मैम, यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिन किसानों की आप बात कर रही हैं। हमारे देश में दो तरह के किसान हैं। एक किसान वो हैं जो कम मेहनत से एक बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और एक किसान वो हैं जो महज दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करता आया है। मतलब फार्मर्स जो हैं वो दो कैटेगरी में दो कैटेगरी में है। हालांकि ये संख्या बहुत ही अटपटा है, लगभग 98% लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और 2% लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी हम लोग हमेशा सुनते आए हैं। जी। अब रहा सवाल है कि देश किसानों को सैल्यूट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हम लोग अमूमन शादी ब्याह में जाते हैं या कोई फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब आप क्या करते हो। तो रोड किनारे साइकिल का पंचर लगाने वाला बड़ा प्राउडली कहता है कि मेरी साइकिल की दुकान है। चौक चौराहों पे गुटखा बेचने वाला, जहर बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला प्राउडली कहता है मेरा पान का दुकान है। लेकिन 140 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला 12 करोड़ किसान सीना ठोक कर नहीं कहता कि मैं किसान हूँ। कि किसानों के लिए मुआवजा दिया जा रहा है, उनको राहत दी जा रही है। क्या वो असल में उनके लिए राहत होती है या उन तक पहुंचती भी है? हम पहुंचते भी होगी तो इससे फर्क क्या पड़ता है? मुआवजा किस चीज की दे रही हैं आप मुझे? मेरी इस खेती की जमीन का अधिग्रहण करके आप इंडस्ट्रीज को दे रही हैं जिसमें वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और चंद सिक्के आप मुझे दे रही हैं, तो भीख कहलाएगी। इसे मुआवजा किसे कहते हैं? दूसरी सवाल राहत की बात करते हैं। फार्मरों का आज भी हमारे यहाँ मौसम आधारित फसल बीमा की योजना लागू नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान अपनी जीवन भर की कमाई खेतों में लगा देता, और एंड ऑफ द डे मौसम की मार की वजह से जब उसको नुकसान होती है तो उसके नाम पे 2,000, 3,000, 4,000 रुपए की मुआवजा का वितरण करना, ये किसानों के साथ कहीं ना कहीं मजाक है। ये राहत का तमगा और ये मुआवजे की ढकोसला बंद होनी चाहिए। आप एक चीज बताइए मैम, आज हमारे देश के 140 करोड़ जनता है, लगभग 80-90 करोड़ जनता को हमारे सरकार ने 5 किलो राशन की योजना चला रखी है। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 31 रुपए केजी धान खरीद रहे हैं। बिल्कुल आप सही। धान, और इस पे सबसे ज्यादा राजनीति का केंद्र बना हुआ है। आप 31 रुपए किलो धान खरीदते हैं, फिर आप इसको राइस मिलर को मिलिंग के लिए देते हैं, उसके लिए आप कमीशन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्टेशन का चार्ज देते हैं, लेबर कॉस्ट ऑक्कर्ड होता है, वापस ये एफसीआई गोडाउन को आती है, वापस एफसीआई गोडाउन में आती है, फिर यहाँ से आप उसको ट्रांसपोर्ट करके पीडीएस सिस्टम को भेजते हैं और वहाँ 1 रुपए में चावल देते हैं। आप 31 रुपए में धान खरीद रहे हैं, 1 रुपए में चावल खरीद रहे हैं। आप ये जो सहायता देना चाह रहे हैं, ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि किसी किसान के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी की राशि उनको ट्रांसफर कर दे जो नीडफुल पर्सन है। आपकी पीडीएस की कमीशन बच जाएगी, आपके राइस मिलर की कमीशन बच जाएगी, और एंड ऑफ द डे जो रियल बेनिफिशियरी हो उसको शायद रियल टर्म्स में जो बेनिफिट मिलना हो वो मिल जाए। तो ये सब चीजें प्रपंच हैं। मेरा जो मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि ये प्रपंच है। अगर आज किसानों को जरूरत है सही, तो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, जो शायद उनके लिए रोजगार मूलक हों, जो उनके शायद इनकम को बढ़ा सके, उनके बारे में उनको जागरूक करना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उनको क्लाइमेट आधारित जो फसल बीमा है उसको सुचारू रूप से लागू करना, ताकि 100% किसान इस फसल बीमा का लाभ उठा सके। ये शायद कुछ जरूरी स्टेप्स होंगे जो शायद हमारे किसानों को बहुत हद तक राहत दे सकती है। सेकंड आपका क्वेश्चन था कार्बन क्रेडिट। मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ इससे। आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। शायद पहली बार किसी ने मेरे सामने कार्बन क्रेडिट्स का नाम बिल्कुल, लिया मैं है। चाहती भी हूँ कि इस पे हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करें कि कार्बन क्रेडिट लोगों को अभी पता ही नहीं है। 99.999% लोगों को कार्बन क्रेडिट नहीं पता है। तो आज इस मंच के माध्यम से आप श्योर, ये सारा श्योर, डिटेल मैं हमें कोशिश दीजिए करूंगा। और जितना हो सके इजी स्टेप्स में समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कार्बन क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है। 1997 के अंदर पूरे विश्व ने जब देखा कि ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं क्लाइमेट के अंदर, और क्लाइमेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है ड्यू टू इंडस्ट्रीज, या फिर जो प्रॉपर एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसका ऑर्गेनिक तरीके से जब हम उसको डिकम्पोज ना करके उसको जलाने वगैरह लगे, जैसे पराली वगैरह को जलाने लगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमारे
वायुमंडल में बढ़ने लगी। अब यहाँ पे सबको चिंता हुई कि आने वाले समय में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो पृथ्वी पर लोगों के लिए जीना मुहाल हो जाएगा। तो उस चीज को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेशन चालू किया। कार्बन क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री, कोई आदमी अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस को कम प्रोड्यूस करता है, उसके उत्सर्जन को रोक देता, तो उसको 1 स्कोर मिलता है। 2005 में इस पे कुछ पॉलिसीज बनी और इसको वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करने की सलाह दी गई। इंडस्ट्रीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बने कि भाई आपको इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करना है, इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोड्यूस नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि अगर किसान या कोई इंसान पेड़ पौधे लगा के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर दे, या जो पराली वगैरह है उनकी वेस्ट उसको दोना पत्तल बनाने में या कोई ऐसे चीज़ों में यूज़ कर ले जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना हो, तो उनको प्लस पॉइंट मिलेगा। जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनको माइनस पॉइंट मिलेगा। Okay. तो इस टाइप की एक ग्रेडिंग सिस्टम हो गई। और इंडस्ट्रीज के लिए किया गया कि अगर आप को जितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके लिए निर्धारित है, अगर उससे ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे। Okay. जिसके पास कार्बन क्रेडिट पॉजिटिव में होंगे। अगर कोई किसान 1000 पौधा लगाया और उसके पास 100 कार्बन क्रेडिट है तो आप उनसे परचेस करेंगे, बदले में आप उसको पैसे देंगे। तो अब मैं अगर एक किसान हूँ, मैं पेड़ लगा रहा हूँ जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, तो मेरी जो कार्बन क्रेडिट होगी पॉजिटिव साइड में होगी। और कोई इंडस्ट्री जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है जिससे वायुमंडल हो रहा है, उसको अपनी स्कोर मेंटेन करने के लिए मुझसे परचेस करना होगा, बदले में मुझे पैसा देगा। तो पेड़ लगाने के मुझे पैसे मिल रहे हैं, प्लस उस पेड़ से जो मेरी इनकम होंगी वो मेरे लिए एक अलग इनकम है। तो सोच बहुत अच्छी रही। बट मैंने पहले ही कहा कि 99.99 पता नहीं कितने 9% लोगों को कार्बन क्रेडिट के बारे में पता ही नहीं है। सेकेंड चीज, इसके लिए जो पॉलिसीज बनी वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हुई। तो आज के डेट पे लोगों को नहीं पता है कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, उत्सर्जन क्या है उसका, अवशोषण क्या है, और ये चीज़ें ऐसी चल रही हैं। और मुझे लगता है कि इस पे एक कॉन्क्रीट पॉलिसी वर्ल्ड वाइड बननी चाहिए। हर देश को, हर राज्य को, हर गांव को, हर कस्बे को इस पे बेहतर काम करना चाहिए, सो दैट कि आने वाले समय में हमारा जो वायुमंडल है वो क्लीन हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम हो, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो, हर आदमी हेल्दी रहे। क्योंकि खाना ही जरूरी नहीं है, जो सांस ले रहे हैं वो भी साफ होना जरूरी है। बिल्कुल। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं दिल्ली की, हैदराबाद की, अब तो स्थिति ये हो गई है कि AQI 700 पार हो चुका है। इस सभी जगह का आलम है और एक तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए मैंने आपको कहा कि 3 चीज़ों पे काम होनी चाहिए: विषमुक्त भोजन, विषमुक्त पानी और विषमुक्त हवा। पानी पे भी बहुत बड़ा काम करना चाहिए। मैं हर साल गर्मियों में देखता हूँ बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि पानी की किल्लत हो रही, पानी की किल्लत हो रही, पानी की किल्लत हो रही है। सच्चाई बताऊँ, पानी की कहीं पे किल्लत नहीं, पीने योग्य पानी की किल्लत करेक्ट है ना। जो पानी है, नालियों में भी जो पानी जाती है वो भी पानी है। बिल्कुल अगर उस पानी को भी मैं ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर दूं तो इट विल बी मच मोर हेल्पफुल। तालाबों में जो पानी है वो भी पानी को ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट कर। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरत है कि हर नागरिक को इसके लिए साथ आना होगा और इस दिशा में काम करना होगा। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। अच्छा सर, जैसे हमारा AQI बढ़ता है तो सीधा सीधा जो उसका जो ठीकरा है वो फोड़ दिया जाता है फार्मर्स के ऊपर कि वो पराली दहन करते हैं और उसकी वजह से वो पोल्यूशन होता है। लेकिन पोल्यूशन एक मल्टी लेयर प्रॉब्लम है, सिर्फ किसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। बट फिर भी अगर ये बात आती है तो किसान के पास क्या ऐसी नॉलेज, क्या ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए या ऐसी कोई टेक्निक होनी चाहिए जिससे वो एटलीस्ट ये पोल्यूशन वो कंट्रोल कर सकें? हम देखिए, घर का जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे कमजोर होता है, उसको सबकी डांट सुननी पड़ती।
तो समाज में हमारे, मैंने पहले ही कहा ना कि किसानी को एक प्रोफेशन लिया नहीं जाता, उसको एक कमज़ोर तबका समझा जाता है, तो सारे ठेकरा उस पे फोड़ दिया जाता है। फैक्ट ये है कि किसान के जो पराली है उसको करे क्या? आपके पास कोई सस्टेनेबल मॉडल है? मैं अभी आपका एक दोना पत्तल का इंडस्ट्री चल रही है, उस पे कुछ हद तक यूज़ होती है। उसको यूज़ करके आप जलाऊँ ईंधन के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ रिसर्च चल रही हैं कि एथनॉल के रूप में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है क्या? आई डोंट नो कि कितना वो भी सक्सेस हुआ है। बट मुझे लगता है कि अगर आप सॉल्यूशन पे बात करेंगे और अगर आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट बहुत ही होनहार हैं और पराली के बहुत सारे ऐसे वो प्रयोग निकाल सकते हैं। तो शायद किसानों को पराली बेचकर एक इनकम हो सकता है, और जिस दिन उसको इससे इनकम आना चालू हो जाएगा, तो मुझे लगता है हमारे देश का किसान पराली जलाएगा नहीं। ज़रूरत है कि उसको एक वे दीजिए, एक बिज़नेस दीजिए जहाँ से वो इनकम जनरेट हो, तो ये समस्याएँ बहुत हद तक कम हो सकती हैं। हम्म। आपने जैसे अभी इथेनॉल की बात करी, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है, जिसे हम E20 फ्यूल कहते हैं। जी। तो क्या ये जो E20 फ्यूल है, ये बोला जाता है कि भाई किसान को तो इससे फायदा होगा, गवर्नमेंट बोलती है कि फायदा होगा, लेकिन इंजीनियर्स कहते हैं कि ये व्हीकल्स पे लोड डालता है। देखिए, मैं तो सच्चाई क्या है 2 इसकी? चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि पहले E20 समझिए कि क्या है। इथेनॉल एक ईंधन का ही प्रकार है, और जो हम पेट्रोल आज की डेट पे कहीं न कहीं गल्फ कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको रिफाइन कर रहे हैं और उसके बाद हमारे देश में चल रही है। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं उससे पॉल्यूशन हो रहा है, ये हर कोई एग्री करता है। और उस पॉल्यूशन से जो शिकार हो रहे हैं, जो हम आज कई अनक्योरेबल डिजीज़ के जो शिकार हो रहे हैं, और हॉस्पिटल में जो हम पैसा दे रहे हैं, तो इंसान को सबसे पहले समझना चाहिए कि अगर एथनॉल मिलाने से पॉल्यूशन कम हो रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो एक्सपेंसेस हैं हॉस्पिटल्स के, वो रिड्यूस होंगे। तो हर आदमी को इसके लिए पहले तो तैयार होना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी ये जागरूकता फैलानी चाहिए, और हर इंसान को, हमको, आपको, जब भी ग्रुप डिस्कशंस होती है इस पे हमको बताना चाहिए, समाज में ही अवेयरनेस आना चाहिए कि वो आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गाड़ियों पे जो लोड पड़ रही, एक्चुअली होता है क्या है, 20% एथनॉल और 80% अगर अपन पेट्रोल मिला दें, जब E20 फ्यूल को यूज़ करिएगा, तो जो BS4 इंजन, BS6 इंजन है, इसके जो रबर पार्ट्स हैं, ये थोड़े से जल्दी खराब होंगे, और जो माइलेज की वो है, वो थोड़ा-सा रिड्यूस होगा। ये ओके, फैक्ट है, ओके। ये फैक्ट है फॉर ए टाइमिंग। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ी-सी आपको माइलेज कम मिलेगी, लेकिन जो पॉल्यूशन रुकेगा, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलेगी। आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कम होंगे, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होगा, आपके बच्चे जो आज की डेट पे इससे पीड़ित होने रहे हैं, आने वाले समय में जो आपकी एवरेज एज कम हो रही है, वो भी कम होगी। और जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएँगी, तो जो नए इंजन्स आएँगे, जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम इस पे काम कर रही है, वो ऐसी वो लाएगी जो E20 फ्यूल्स के लिए भी एक अच्छा माइलेज देंगी। है? सस्टेनेबल हाँ, होंगी। दूसरी चीज़ कि एथनॉल का भी जो सोर्स मुझे पता है, वो मक्का और गन्ना है। तो शुगर केन? शुगरकेन। तो मेज़ और शुगरकेन के जो ग्रोवर्स हैं, उनके पास एक और इंडस्ट्री मिल जाएगी, पैरेलल इंडस्ट्री। अभी मैं यहाँ पे था, तो हमारे एक सर हैं, कमलेश कुंदन सर, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ही लुक बियॉन्ड ऑब्वियस। ओके। तो मैं उनके साथ बैठा था, यहाँ पे एक सज्जन है जो इथनॉल के प्लांट छत्तीसगढ़ में डाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो मेज़ ग्रोवर हैं, या जो कवर्धा साइड के जो शुगर केन के ग्रोवर हैं, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक पैरेलल इंडस्ट्री मिलेगी। तो बट ऑब्वियस है कि जब कंपटीशन होती है, तो कंपटीशन में फार्मर को एक बेटर प्राइस मिलता है। तो इसमें फार्मर को एक शायद विनिंग सिचुएशन पे फार्मर हमारा होगा।